हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या चीज़ होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ा नहीं है, राइट ना। ये मुश्किल से 7-8 मिनट के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे से समझना, पेपर में आ जाते हैं, है ना। तो इनको थोड़ा सा टॉपिक है तो सबको पढ़ लिए, तो इसको भी अगर मैं छोड़ देता तो आप बोलते कि सर सब टॉपिक को आपने सीक्वेंस से पढ़ाया, राइट ना। लेकिन एक टॉपिक आपने छोड़ दिया, किसको आपने छोड़ दिया? थर्ड लॉ को, राइट ना। देखो हमारे पास थर्ड लॉ क्या कहता है, एक ही चीज कहता है कि हमारे पास जो क्रिस्टलीय चीज होते हैं, क्रिस्टलीय जो पदार्थ होते हैं वो परम शून्य ताप पर, है ना, क्या होते हैं, उनकी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। यही बात इन्होंने बोला और यही इसका परिभाषा होगा। और कुछ चीज़ों को मैंने और लिखा हुआ है ताकि आप कम से कम एक पेज आप पेपर में लिख सकें एग्जाम्पल के साथ में। और छोटा सा आपको मैं इनका क्या बता दूंगा, आपको सीमाएं बता दूंगा। चलो दोस्तों, आप समझना बहुत अच्छे से। देखो, किसी तंत्र का तापमान अर्थात किसी सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है जब परम शून्य अर्थात एब्सोल्यूट जो जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो अर्थात टेम्परेचर आपका केल्विन में है यहाँ पर, के करीब जब पहुंचता है तो उनके एंट्रोपी क्या हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। और एक स्थिर न्यूनतम मान की ओर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बात समझते हैं। मान लो ये मेरे पास क्रिस्टल है, आप क्रिस्टल को इस तरीके से बनाते हैं, सबको पता होगा, ऐसे, ठीक। अब जब क्रिस्टली फॉर्म में होता है दोस्तों, तो उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, अर्थात ये व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख पाएंगे इस तरीके से, ये क्या होते हैं? एकदम व्यवस्थित होते हैं इस तरीके से। तो इनमें अव्यवस्था किसी तरह से नहीं होती है, ये तो व्यवस्थित होते हैं ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? परम शून्य ताप पर जो उनकी व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। लेकिन अव्यवस्था उनकी क्या होती है? कम होती जाती है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, किसी तंत्र का तापमान जब परम शून्य ताप पर पहुंचता है अर्थात उनके केल्विन के आसपास पहुंचता है, करीब पहुंचता है, तो उनकी एंट्रोपी अर्थात जो उनकी व्यवस्था है अर्थात वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, एक स्थिर न्यूनतम मान की ओर क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। अर्थात एक पूर्ण क्रिस्टल के लिए, एक हमारे पास जो प्योर क्रिस्टल है, मान लीजिए हमारे पास शुद्ध क्रिस्टल है, उसके लिए यह न्यूनतम मान शून्य होता है। क्या होता है? जीरो होता है। क्योंकि जो परम शून्य ताप पर अव्यवस्था नहीं होती है, क्या नहीं होती है? जो इनकी अव्यवस्था होती है रैंडम तरीके से नहीं होती है, बल्कि ये रेगुलरली क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। चलो एक बार और मैं रिपीट करता हूं। किसी भी तंत्र का परम जो टेम्परेचर होता है, किसी भी तंत्र का जो तापमान होता है जब परम शून्य ताप पर पहुंचता है या उनके आसपास पहुंचता है, तो उनकी एंट्रोपी जो होती है ना, अव्यवस्थित हो जाते हैं। अर्थात एक स्थिर न्यूनतम मान की ओर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। सभी लोग जानते हैं ये व्यवस्थित होने की कोशिश करते हैं, है ना। अर्थात एक पूर्ण क्रिस्टल के लिए, एक हमारे पास अच्छा वाला जो क्रिस्टल है उसके लिए यह न्यूनतम मान क्या होता है दोस्तों? हमारे पास शून्य होता है। क्योंकि फ्रेंड हमारे पास क्या होता है? परम शून्य ताप पर जो अव्यवस्था होता है वह नहीं पाया जाता है। अर्थात ये तो व्यवस्थित है ना हमारे पास जो क्रिस्टल है, यही इनका क्या है? परिभाषा है। कुछ चीज़ों को मैंने और आपके साथ लिखा हुआ है। देखो, नर्नस्ट जो ऊष्मा प्रमेय क्या होता है, अगर एक नंबर में आपको पूछ लेता है तो आप इसको भी लिख सके, तो इसके लिए मैंने आपको लिखा है, नर्नस्ट ने क्या बात किया इसके सेंस में, अर्थात हमारे पास थर्ड लॉ के सेंस में। देखो, जैसे जैसे तापमान परम शून्य की ओर जाता है ना, तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी का मान क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या होते हैं? लगता है शून्य पर पहुंच जाता है। अर्थात ये धीरे धीरे क्या होते हैं? शून्य की ओर पहुंच जाता है। देखो दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज का जो एंट्रोपी होता है कभी भी शून्य नहीं हो सकता ना। लेकिन दोस्तों ये जो शून्य का बात कर रहे हैं, ये क्रिस्टल के लिए बात कर रहे हैं। जो हमारे पास सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टल होते हैं ना, उसके लिए ये बात कर रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया? परम शून्य ताप पर क्या बोल रहे हैं? जैसे जैसे ताप परम शून्य की ओर जाता है, डेल्टा जी अपन डेल्टा टी का मान धीरे धीरे शून्य होने लगते हैं। अर्थात ये क्या हो जाते हैं? जीरो पर पहुंच जाते हैं। प्लांक के अनुसार क्या हो रहा है? देखो तो इसको भी मैंने साझा किया है। प्लांक के अनुसार किसी ठोस अथवा द्रव की एंट्रोपी का मान परम शून्य ताप पर क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। यही बातें बार बार वो रिपीट कर रहा है, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी स्थिर होता है, शून्य होता है। बस यही तो है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ज़्यादा और कुछ भी इसके अंतर्गत हमको नहीं लिखना है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, राइट ना। किसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एस टी माइनस S0, ये है हमारा परम शून्य ताप,
परम टेम्परेचर है और उससे वो क्या चला गया, कहाँ चला गया, जीरो की ओर चला गया। अर्थात उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, बाद में धीरे धीरे क्या होते गए, है ना, ये जीरो की ओर पहुंच जाए, है ना। जैसे कि आपने अभी देखा परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य हो जाता है, तो ये परम शून्य ताप को बता रहा है टी, एंट्रोपी मतलब एस होता है, और ये जीरो की ओर पहुंच जाता है। हम इसको लिख सकते हैं जीरो टी लिख सकते हैं, टी से कहाँ चला गया, जीरो पर पहुंच जाता है। हम ऊष्माधारिता के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो सी पी डेल्टा टी अपन क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। परंतु दोस्तों जो हमारे पास टेम्परेचर होता है परम शून्य ताप पर, एंट्रोपी क्या होता है, स्थिर होता है अर्थात जीरो होता है। तो यहाँ पर एस जीरो के जगह में मैं रख सकता हूँ जीरो रख सकता हूँ। तो एस जीरो के जगह में अगर मैं जीरो रखूँ इस समीकरण में, तो एस जीरो के जगह मैं जीरो रखूँ तो जीरो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अर्थात एस टी बराबर क्या बचा, इतना सेम टू सेम यहाँ पर बच गया। समझ में आया। अब उदाहरण देखते हैं, किसी ठोस की एंट्रोपी की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसी को मैंने लिखा हुआ है। देखो एस एंट्रोपी इक्वल, यहाँ पर कहाँ चला गया, जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वहाँ से चला गया, जीरो चला गया, बाकी हमारा सेम है, देख सकते हैं सी पी अपान डेल टी अपान टी। देखो दोस्तों इसका हम सीधा क्या नहीं कर सकते हैं, समाकलन नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊष्माधारिता होते हैं ठोस वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए इनका सीधा आकलन करना, समाकलन करना संभव नहीं होगा। ओके, तो उदाहरण देखते हैं, किसी ठोस की एंट्रोपी की गणना कैसे करेंगे। सेम मैंने इसको लिखा हुआ है डेल्टा टी, है ना। हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है आपका समाकलन का निशान है, मैं इसको लिख सकता हूँ सी पी डेल्टा टी अपान क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। अब दोस्तों हम लोग समाकलन बाहर कर देंगे। देखो यहाँ पर सी पी को मैंने बाहर कर दिया, ये हमारा सेम हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, वन अपान क्या लिख सकता हूँ, टी मैं लिख सकता हूँ, दोनों के लिए था। और यहाँ पर क्या बचा, डेल्टा क्या बच गया हमारे पास, टी बच गया, जो यहाँ पर क्या को बता रहे हैं, चेंजेस को बता रहे हैं। आई होप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा व्यंजक है, आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखो जब समाकलन को हटाएंगे तो यहाँ लगा लेंगे हम लोग एल एन, क्या लगा लेंगे, एल एन। दोस्तों एल एन का मान होता है 2.303 होता है, लॉग का मान होता है, और सी पी का सी पी हो गया। जब एल एन हटा तो यहाँ लग गया लॉग, और टी का हमारा टी हो गया। यही इसके लिए छोटा सा क्या है, एग्जाम्पल है, जिसको आप सभी ने समझा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, एक पेज में आपको लिख देना है। जब तक आप कॉपी में नहीं लिखेंगे दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है आप पहले कॉपी में छोटा छोटा करके नोट डाउन करते जाए। ये बहुत अच्छा से नोट्स है, इतना ही आपको पेपर में लिखना है। जितना मैं वीडियो आपको देते जा रहा हूँ आपको नोट्स बना के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ ना, ताकि आपके लिए इस तरीके से अच्छे से लिख दूँ ताकि आप अच्छे से उनको समझ सकें और कर सकें। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया, ताकि आप एकदम क्लियरली उनको आप कॉपी में लिख सकें और पेपर अच्छा से दे सकें। दोस्तों आप सब ने देखा कि हमारे पास जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम जो होता है वो क्या होता है। इनका हमको सिर्फ परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में, और थोड़ा सा उनके बारे में और एग्जाम्पल वगैरह करके हम लिख दें, बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर सकते हैं, ज़्यादा रटना नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला जो लेक्चर आएगा हमारे पास वो 7 चैप्टर के लिए आएगा, जो कि बताता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होते हैं, विद्युत रसायन क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर के हम हर चीज़ को डिटेल करेंगे, उसी पर हमको थोड़ा ज़्यादा लेक्चर मिलेगा, कम से कम 9 आपको लेक्चर देखने के लिए मिलेगा, 9 या 10, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप सब ने एक चैप्टर से लेकर के पूरे 6 चैप्टर तक आपने हमारा वीडियो को देखा होगा, और अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत काम का है। ये हमारा जो जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं कॉलेज लेवल पर, जो नया शिक्षा नीति है उसके अनुसार, जो आप सारे लोगों को ये सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। और इस तरह के वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने जो भी फ्रेंड है उनको शेयर कर दीजिएगा। यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप सब लोग जानते होंगे, राइट ना। तो चलो दोस्तों अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, विद्युत रसायन क्या है। चलिए दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।